नमस्कार, मैं निधि यादव आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, यूपी में कई वैकेंसियाँ आई हैं इस समय शिक्षक भर्ती मामले में, तो जिसमें से यूपी एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, जीडीसी है। तो हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि इनकी तैयारी हम कहाँ से करें। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी साहित्य के अभ्यास करने के लिए आज से एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम क्या करेंगे, तो हम प्रतिदिन एक प्रश्न का विस्तृत उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। तो आइए, बातों में ज़्यादा समय न लगाते हुए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। अगर आप पाठ्यक्रम उठाकर देखेंगे तो पहला ही टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। तो इसके संदर्भ में पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि ये हम उत्तर लेखन, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी और यूपी जीडीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस उत्तर लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होना चाहिए। हम उत्तर लेखन शुरू करते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो शुरुआत में अगर हम किसी विद्वान का कथन लिखते हैं तो ज़्यादा इम्प्रेशन बनता है एग्ज़ामिनर पर, ठीक है। क्योंकि हम जो भी लिखेंगे, लिखने को तो हम 3 घंटे लिखते हैं, लेकिन हमारी 3 घंटे की लिखी हुई कॉपी एग्ज़ामिनर 2-3 मिनट में चेक करके रख देता है और हमारे इतने दिनों की मेहनत का मूल्यांकन केवल 2-3 मिनट में हो जाता है। तो इसीलिए हमको ऐसा उत्तर लिखना है जिससे कि एग्ज़ामिनर जो है ध्यान से हमारे प्रश्नों को देखे, हमारे कॉपी को अच्छे से देखे और थोड़ा समझने का प्रयास करे कि नहीं भाई, बच्चा जो है विद्यार्थी मेहनत किया है, तो थोड़ा ज़्यादा समय तक टिके, हमारी उत्तर पुस्तिका में ध्यान दे। तो इसलिए एक इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, जिसके संदर्भ में अगर किसी विद्वान का कथन हम पहले डालते हैं तो इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा बनता है। तो इस संदर्भ में देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। शुक्ल जी का कथन है। आगे हम लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा रही है। इस परंपरा को ठीक से समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास को केंद्र बिंदु के रूप में रखना होगा। देखिएगा, यहाँ पर अगर हम किसी विद्वान का मत डाल रहे हैं, किसी विद्वान का नाम दे रहे हैं, तो उसे अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एग्ज़ामिनर की नज़र पड़े कि हाँ, किसी भी विद्वान का नाम लिखा गया है यहाँ पर, तो आंसर राइटिंग थोड़ा प्रभावी बनती है। आगे दे रहे हैं कि अतः इस पूरी परंपरा को आचार्य शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर कालखंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। तो आचार्य शुक्ल ने जब अपना इतिहास लिखा था, तो उनके इतिहास लेखन से पूर्व जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, वो कितने भागों में विभक्त था, तो 2 भागों में विभक्त था। 2 परंपराएं मिलती थी इतिहास लेखन की। तो 2 परंपराएं कौन कौन सी हैं, तो पहला हो जाएगा अनौपचारिक इतिहास लेखन और दूसरा हो जाएगा औपचारिक इतिहास लेखन। औपचारिक इतिहास लेखन में है भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथ प्रमुख थे।
जिनमें इतिहास बोध का अभाव था। ये ग्रंथ प्रायः कवियों के जीवन परिचय पर आधारित होते थे। औपचारिक इतिहास लेखन देखेंगे तो इस परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है। 19वीं शताब्दी से कब, तो जब गारसाद तासी ने जब अपना ग्रंथ लिखना शुरू किया था, उस समय की बात कर रहे हैं कि इस परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है, जिनमें कुछ इतिहासकारों ने इतिहास की दृष्टि से पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथों का विवरण। तो सबसे पहले जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का, तो वो एक भारतीय न होकर के विदेशी विद्वान थे। कौन थे वो? तो गारसाद तासी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। देखते हैं इनके संदर्भ में कैसे लिखेंगे हम एग्ज़ाम में। तो गारसाद तासी 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी लिखी। इसमें तासी ने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया है, लेकिन इनकी प्रस्तुति काल क्रम के अनुसार नहीं थी, बल्कि वर्ण क्रम के अनुसार की गई थी। अतः यह इतिहास कम, तथ्यों का संग्रह अधिक है। गारसाद तासी के बाद आते हैं मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन, इनके ग्रंथ तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी में हिंदी के कवियों के नामों का उल्लेख है। मौलवी करीमुद्दीन का जो ग्रंथ था तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी, तो इसमें क्या है कि हिंदी के कवियों के नामों का उल्लेख है। यह भी केवल तथ्यों का संग्रह मात्र है, जिसमें इतिहास बोध का अभाव है। मौलवी करीमुद्दीन का जो ग्रंथ है उसमें भी इतिहास बोध का अभाव था। आगे देखते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर हैं, इनके ग्रंथ का नाम यहाँ पर है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000 कवियों की जीवनियाँ तथा कविताएं प्रकाशित की गईं। इसकी रचना भी वर्णक्रम पद्धति में की गई। अतः इस ग्रंथ में भी इतिहास बोध का अभाव है। किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो शिव सिंह सरोज की बात कर रहे हैं कि इस ग्रंथ में भी इतिहास बोध का अभाव है। इसके बाद लिखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन को। जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पहली बार साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य इतिहास और आलोचना की दृष्टि से किया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ग्रियर्सन हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य इतिहास और आलोचना की दृष्टि से किया। इनका एक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। तो ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें सिर्फ साहित्यकारों का परिचय कालक्रम के अनुसार दिया गया, बल्कि काल विभाजन भी किया गया था। काल विभाजन और नामकरण का प्रयास भी किया गया था। किसमें? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था, इसमें पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया था। विभिन्न युगों की ऐतिहासिक स्थितियों व साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी इसमें मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसमें विभिन्न युगों की ऐतिहासिक स्थितियों व साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी मिलता है। अब इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनके नाम है क्रमशः सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनके ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद है, जो कि 4 खंडों में विभक्त है।
इसके प्रथम 3 खंड 1913 में तथा चौथा खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन व साहित्य का वर्णन था। मिश्र बंधु विनोद जो है, इसमें 5000 कवियों के जीवन और साहित्य का वर्णन था। इन्होंने तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखा। इसमें काल विभाजन और नामकरण हेतु अधिक परिपक्व प्रयास किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता तथा उनके ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है और उनके ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम ये शुक्ल जी ने किसे क्या कहा है, अगर ये लिखेंगे तो हमारा उत्तर जो है काफ़ी प्रभावी बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में मूलतः नागरी प्रचारी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा था। किस नाम से? तो इसके बाद हिंदी साहित्य का विकास और अंततः हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग कर साहित्य इतिहास में आने वाले काल विभाजन व नामकरण की समस्याओं का लगभग पूर्ण समाधान कर दिया। शुक्ल जी ने इन सभी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर दिया। इन्होंने 900 वर्षों का, ध्यान रहे, 900 वर्षों के साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। 4 काल कौन कौन से हैं? तो वीरगाथा काल, इसका समय संवत 1050 से 1375। भक्ति काल का समय 1375 से 1700। रीति काल का समय हो जाएगा 1700 से 1900। गद्य काल का समय है 1900 से अद्यतन, यानी अभी तक चल ही रहा है। आचार्य शुक्ल का यह वैज्ञानिक चिंतन विधेयवादी पद्धति पर आधारित है, जिसके प्रवर्तक तेन हैं। ये विदेशी लेखक हैं तेन, और विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति में आचार्य शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। अब इसके बाद अगर हम कुछ अन्य लेखकों के विषय में भी लिख देते हैं तो हमारा उत्तर और भी ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। अन्य इतिहास ग्रंथ लेखकों के विषय में लिखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अन्य प्रयास। तो अन्य प्रयास कौन कौन से किए गए? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, और इसकी विशेषता ये है कि आदिकाल से भक्ति काल तक लिखा गया है केवल। इसके बाद नंबर आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी हैं। 3 कौन कौन सी हो जाएंगी? तो पहला हमारा हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में। और इनकी विशेषता क्या है? तो इन्होंने परंपरावादी दृष्टिकोण से ये ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यहाँ पर ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हो जाएगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और इनके ग्रंथ की विशेषता है कि इन्होंने भाषा एवं संवेदना पर जोर दिया है। चौथा नंबर पर आएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है। ध्यान रहे, ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के ग्रंथ की विशेषता है कि आचार्य शुक्ल से टकराते हुए
कुछ नई स्थापनाएं दी हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। इसकी विशेषता है कि ये छात्रोपयोगी दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा और सुमन राजे जी ने स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। अब आगे चलते हैं, समाप्ति की तरफ चलते हैं। तो समाप्त करते समय अगर हम आचार्य शुक्ल का एक आध कथन लिख देते हैं तो एग्जामिनर के नज़र में ये थोड़ा और प्रभावी उत्तर हो जाएगा हमारा। तो आचार्य शुक्ल का एक कथन लिखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। तो ये तो रहा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतना लंबा चौड़ा ही लिखें। अब प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं कि जैसे कितने शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में, 150 शब्दों में, तो उस हिसाब से लिखेंगे। मैक्सिमम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, तो इसका कोर्स बेचने के लिए मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होड़ मची हुई है। एकदम समझ लीजिए लूट मची हुई है कि कितने में बेच दें, कौन कितना ज़्यादा पैसे ले ले विद्यार्थियों से। इसी चक्कर में सभी लोग लगे हुए हैं, जबकि इसमें ऐसा बहुत कुछ है नहीं। अगर हम मन लगाकर अभ्यास करते हैं तो बिना पैसा दिए भी हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जिसे भी यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी इन सब की परीक्षाएं देना है वो हमारे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं आद्विक एजुकेशन जोन में। दोस्तों, साथ में मिल के तैयारी करेंगे और एक सीट लेकर ही दम लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रश्न के साथ। धन्यवाद।